वो तहरीक जो बड़े ज़ोरों शोर से शुरू हुई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, आर या पार होने के दावे, फैसला कुन घड़ी जैसे दावे, इस्तीफ़ों को एटम बम करार दिया गया था, लेकिन इतने महीने की मेहनत का नतीजा क्या निकला? अवाम को कोरोना के सामने रखकर जलसे करने का आखिर फ़ायदा क्या हुआ? इस्तीफ़े लेकर जेब में ही रखने थे तो फिर अवाम को जलसों में क्यों इतना जलील किया? ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ही लेना था तो फिर हुकूमत से क्यों इस्तीफ़ा मांगा गया? अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे आखिर क्यों लगाया गया? पीडीएम की तहरीक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, बस कहते हैं कि ऐलान होना बाकी है। क्या ये तज्ज़िये और तबसरे दुरुस्त हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सदीक, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो इस्तीफ़ा लेने निकले थे, अब ये देने पर आ गए। नए इंतखाबात का मुतालिबा था, फिर ज़िमनी इंतखाबात, फिर सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला सामने आया। आप क्या समझते हैं पीडीएम आखिर चाहती क्या है? चाहती तो वो बहुत कुछ थी, लेकिन ज़बरदस्ती की शादी नहीं चल सकती। ये ज़बरदस्ती की शादी थी, ये एक अजीबोगरीब इत्तेहाद था। और एक आपको पता है कि इंतहाई सेकुलर और लिबरल जमात, एक जो है वो इस सियासी जदोजहद को जिहाद का नाम दे रही थी और पीछे हटने को गुनाह कबीरा करार दे रही थी। और फिर इनमें से हर एक अपने मफाद के लिए लड़ रहा था, इनमें से हर एक अपना उल्लू सीधा करने के लिए चल रहा था, इनमें से हर एक अपने हिस्से की डील लेने की कोशिश में था। इनका कोई नज़रियाती ताल्लुक तो था नहीं। एक मफाद के लिए थे, एनआरओ के लिए थे, डील के लिए थे, ढील के लिए थे, फ़ायदे के लिए थे, करप्शन के लिए थे, केसेस के लिए थे, इन तमाम चीज़ों के लिए थे। और तीनों एक दूसरे को, तीनों क्या, वैसे तो 11 जमातें थी, मेन 3 इसमें प्लेयर थे। यकीन करें सारे एक दूसरे को बेचना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि वो बाकियों को बेच के अपना मामला सेट कर लें। दूसरे ने कहा वो बाकियों को बेच के वो अपने केसेस सेटल करवा ले। सब एक दूसरे को बेचना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अवामी सपोर्ट हासिल नहीं थी। इन्होंने ये गलत समझा कि हमें अवामी सपोर्ट हासिल है। फिर इनसे सबसे बड़ी जो गलती हुई वो ये हुई कि इन्होंने फ़ौज के खिलाफ महाजराई की, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान की फ़ौज से रिश्ता कमज़ोर करने की कोशिश की, इन्होंने इदारों को गालियाँ दी, इन्होंने फ़ौज की क़यादत को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, इन्होंने बैरूनी एजेंडे को फैलाने की कोशिश की, जिस वजह से अवाम ने इनके एजेंडे पे लैबैक नहीं कहा, इनकी आवाज़ पर लैबैक नहीं कहा, इनके साथ अवाम नहीं निकले। इनके अपने कारकुनान भी थक चुके हैं, इनके अपने एमएनएस थक चुके हैं, इनके अपने सियासी लीडर्स थक चुके हैं, इवन के ये खुद थक चुके हैं। आप देख लें बिलावल आखिरी 5-6 इवेंट्स में नहीं थे। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि ये जिस तरफ जा रहे हैं वो तबाही और बर्बादी की तरफ वो रास्ता जाता है, इसलिए वो इनके साथ नहीं है। फिर आप देख लें मौलाना साहब को बेनज़ीर की बरसी पर नहीं बुलाया गया, मौलाना साहब को बख्तावर की शादी पर नहीं बुलाया गया, बिलावल साहब हैं वो इधर जलसों में नहीं आ रहे, एक दूसरे से बात करके अब गवारा नहीं करते, ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा एक दूसरे के खिलाफ मीडिया को खबरें फीड कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खबरें लीक कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खुल के बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें बिल्कुल आपने जैसे कहा वेंटिलेटर पर इस वक्त है पीडीएम, मसनूई सांस इसको दिया जा रहा है, इसकी डेथ हो चुकी है, इसकी सियासी मौत वाक़ई हो चुकी है, लेकिन इसको मसनूई सांस पर रखा हुआ है। इस वेंटिलेटर पर आप इसको 10 दिन रखेंगे, 10 दिन दिल चलता रहेगा इस तहरीक का, महीना रखेंगे, 6 महीने रखेंगे, ये इसी तरह से चलता रहेगा। और ये कौमे में जो पड़ी हुई है, जैसे ही आप इसका वेंटिलेटर उतारेंगे, इस पीडीएम की सियासी मौत जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। सियासी मौत डिक्लेयर करनी है, हो चुकी है, लेकिन मसनूई सांस पे ये जिंदा है, दिल चल रहा है, जिंदा भी नहीं है, बस ऊपर से बस एक है कि अपनी दिल की तसल्ली के लिए। तो मामला इनका खत्म हो चुका है। अब कोई ये वो अपना भरम कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चले ठीक है जी। सदीक को भी सुना आपने। उसामा गाजी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। खोखर पैलेस के बाद ख्वाजा आसिफ की जो हाउसिंग सोसाइटी है वो गिरा दी गई है। हुकूमत कहती है कि वो कब्जा माफिया से सरकारी ज़मीन जो है वागुजार कर आ रही है। ऑपोजिशन कहती है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, इसके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। अब इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? तो अदालत जाए ना, किसने रोका है? अदालत क्यों नहीं जा रही, यही तो मसला है। ये अदालत जाएं और इनके पास जो पेपर्स हैं वो दिखाएं। अब मसला ये है कि जब आपने खुद एक हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव करवाई, अब वो अप्रूव हो चुकी 2017 में हो गई, ठीक है, नूरी का दौर था, जैसे भी करवा ली, छोड़ देंगी, हो गई। अब कहाँ लिखा है कि उसमें जो पब्लिक पार्क होगा, उसमें जो कब्रिस्तान होगा, जो आप जब भी कोई सोसाइटी अप्रूव करवाने जाते हैं तो वो तभी अप्रूव होगी जब देखा जाएगा आपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, इतनी सड़क होनी चाहिए, इतना उसमें पार्क होना चाहिए, ये सब। वहां पर आप पार्क में बना लेंगे 4 मंजिला बिल्डिंग, आप समझेंगे जनाब ये तो हमें विरसे में मिला हुआ है सारा पाकिस्तान, ये हमारी जागीर है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो वजीर है, अब जो मर्जी करें। नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी देखना है, उन्होंने आंखें बंद रखनी है कि जाओ ये सारा सियालकोट तुम्हें दिया,
पूरा सियालकोट तुम्हारा है, पूरा शेखुपुरा मियां जवेद लतीफ का है, पूरा लाहौर खोखर बरादरान का है। जाओ बस हमें अपना हमारा हिस्सा देते रहो, करोड़ों रुपए के फंड्स दे दो, जो भी जमीन बनेगी उसमें हमें हिस्सा दे दो, सारा कुछ वो जाएगा, उसमें कट्स जाएंगे, चाइना कटिंग, यहाँ तो ये पता नहीं इसको शरीफ कटिंग कहेंगे क्या। तो जब ये हो रहा होगा तो जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, अगर वो इस चीज को देखेगी, आप समझते हैं कि सारी उम्र आपकी गवर्नमेंट रहनी है, तो उसमें तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं है तो फिर यही होगा, वो जाकर बिल्डिंग गिरा देंगे। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, आप जाएं हाई कोर्ट, लेकर जाए ना, कंटेम्प्ट करवाएं, इसको स्टे नहीं हो सकता था क्या, वरना किसकी जरूरत थी वहां पर जाते। और ये भी झूठ है जी, स्टे ले लिया फलां ले लिया तो फिर कंटेम्प्ट हो जाती है। जो खोखर पैलेस का ये कहते हैं कि वो गिराया गया, खोखर पैलेस तो खैर वहीं का वहीं है, साथ उसके जो इर्द गिर्द घर थे उनके रिश्तेदारों वगैरह के जो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे वो वागुजार करवाया गया है। अब ये असल में ये जो पीडीएम बनी थी, ये सारा कुछ हुआ था। अगर आप देखिए अचानक किस तरह से इनको ख्याल आ गया था कि फजलुर रहमान साहब जब निकले थे उसके बाद इनको झंझोड़ा भी था, तब कुछ नहीं हुआ। ये यही था कि ये नोटिस चल रहे थे, इनको भी पता था, इनके लोग अंदर भी बैठे हुए हैं कि जनाब ये सब कुछ होने वाला है, जोर लगा लें। और बहुत सी भी चीजें थी, उनमें ये भी शामिल था कि हम इतना जोर लगा दें कि इमरान खान डर जाए कि यार ये काम ना करना वरना फिर देखो हम क्या करें। अब वो भरम भी जाता रहा। अब अगले 2.5 साल मौजे इन्होंने करवा दी है तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की कि जनाब 11 मिलकर भी कुछ नहीं कर सके, तो अब इन्होंने क्या करना है। तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया, जाहिर है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आप 11 जमातें मिलकर नहीं कुछ कर सकी, रह गया। आपने 31 जनवरी की डेडलाइन दी, इमरान खान रहेगा नहीं, ये दिसंबर तक की बड़ी बातें। हाँ जी, कि ये तो जनवरी का सूरज नहीं देखेगा। फिर इंटरव्यूज आप देख लें, फिर साफियों की पेशेगोइयां देख लें कि ये जा रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है। ये क्या अच्छा, आगे भी कुछ कह रहे हैं ना, जैसे 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी उसामा गनी साहब, अब कह रहे हैं 4 फरवरी को अपोजिशन जो अहम इजलास करने जा रही है, इस इजलास के बारे में बड़ा कुछ कहा जा रहा है कि बड़े फैसले हो सकते हैं। क्या लॉन्ग मार्च की हिम्मत करेगी वो अपोजिशन, आपको लगता है? लॉन्ग मार्च इसी तरह का कुछ तो करना है ना। अब अगर वो करेंगे टाइम पास करेंगे, जाके कुछ तो दिखाएंगे ना, हमने लॉन्ग मार्च किया, देखो हम आइंदा भी आ सकते हैं, निकलो अब चलो जी वापस। यानी पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कुछ तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। इस्तीफे थे वो नहीं आए। अब देखिए वो जो नाजायज पार्लियामेंट थी, वो हराम पार्लियामेंट थी, अब वो ये जनाब कि वो नाहलों से भर जाएगी, इसलिए हमने उसमें आना है, उसको जायज बनाना है। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ आरिफ सदीक, यानी हम कह सकते हैं फेस सेविंग अब करना चाह रही है ऑपोजिशन के, इतने बड़े दावे कर लिए, अब इतने बड़े दावे कर लिए कि अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा जलील हो जाएंगे, तो कुछ तो करके दिखाना है ना, तो कर लेंगे कुछ ना कुछ। जी बिल्कुल, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले जो आपने उसामा भाई से सवाल किया था ये खोखर पैलेस के हवाले से, इस हवाले से जो ये मैंने नाम लिखा हुआ है आसिफ अफजल भट्टी साहब हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। मेरी उनसे बात हुई थी जब ये केस चला और मीडिया पे एक ऐसे तासुर दिया गया कि जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो बहुत ख़िलाफ़ फैसला आ गया पंजाब हुकूमत के और खोखर बरादरान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। तो उन्होंने जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं आसिफ जो अफजल भट्टी साहब हैं, उन्होंने ये बताया था कि ये गए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त लेकर। वो कहते हैं कि अगर ये साबित हो जाता कि हमने बिल्कुल गलत कार्रवाई की है, फिर इनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती। और इनकी दरख्वास्त तो यही थी कि जो कार्रवाई करने वाले थे इन्होंने तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत में इन सारों को जेल भेज दें, जितने भी इंतजामी के लोग थे, जितने भी अफसरान थे, जितने भी अहकामात देने वाले थे, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। दूसरा ये है कि खोखर बरादरान के बारे में सबको पता है, लाहौर में बच्चे बच्चे को पता है, और इस मामले में भी वो तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो कॉन्फिडेंट थे कि हम सिविल कोर्ट से इसका स्टे जो है वो ख़त्म करवाएंगे और उसके बाद ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जहाँ तक पीडीएम की आपने बात की, पीडीएम का देखें अब मसला ये है कि 4 को ये क्या करेंगे। जो जैसे उसामा भाई ने कहा लॉन्ग मार्च तो ये करना चाहेंगे और करेंगे, उसके ऊपर भी अब डेट फिक्स नहीं हो रही, क्योंकि इनकलाब को आपको पता है ठंड बहुत लगती है। इनकलाब को लाहौर में ठंड लगी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर जिस इनकलाब को लाहौर में ठंड लग गई है तो इस्लामाबाद में तो ज़्यादा सर्दी होती है, तो उन्होंने कहा यहाँ तो आगे इनकलाब को नमूनिया हो जाएगा और कोविड के भी दिन है, अगर नमूनिया हो गया और साथ कोविड भी हो गया इनकलाब को तो ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो अब ये इनकलाब जो है वो ठंडे मीठे मौसम का इंतज़ार कर रहा है और ये दुनिया की तारीख का पहला इनकलाब है जो मौसम के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तय करेगा, वरना इनकलाब के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। इनकलाब के रास्ते में ये पहला इनकलाब है जो ठंडे मीठे मौसम में आएगा ताकि इनकलाब को ठंड ना लगे। अच्छा, तो वैसे मेरी बात सुनिए सदीक, अगर इनकलाब ठंड से डर गया, इनकलाब मौसम से डर गया, तो अच्छा इनकलाब है फिर ये जिसको मौसम ने डरा दिया। देखिए हमारे यहाँ शादियों का तो हमने सुना था कि ठंडे मीठे मौसम में करनी है, बिस्तरे भी ज़्यादा ना लेने पड़े, गर्मी भी ज़्यादा ना हो, ठंड भी ज़्यादा ना हो, मेहमान आए चलो भुगत जाएं, ठंडे मीठे मौसम में शादी करेंगे। ये इनकलाब पहला है पाकिस्तान की तारीख में जो ठंडे मीठे मौसम का इंतज़ार कर रहा है और ये अपने आप को मसरूफ रखने के लिए, फेस सेविंग के लिए, अपनी खिफत मिटाने के लिए और ये ताकत देने के लिए कि पीडीएम अभी भी जिंदा है।
ये रिसा इंकलाब की बात करें, ठंड की बात करें, हमारे अक्सर कहा जाता है, मर्द हजरात तो बड़ी तनकीद करते हैं खवातीन के फैशन पे, आप लोग भी शायद करते होंगे कि जी खवातीन को ठंड नहीं लगती, खवातीन तो सर्दियों में भी हाफ स्लीव बाजू पहन के बड़ा फैशन करके आ जाती है, ठंड नहीं लग रही, मर्द हजरात ने कोट वगैरह पहनना होता है। तो इस इंकलाब से तो हिम्मत खवातीन में है कि वो सर्दियों की शादियाँ अटेंड कर लेती, इनको ठंड नहीं लगती। ये देखिए, अगर आप कमिटेड हो जिस तरह यानी खवातीन फैशन के साथ कमिटेड होती हैं। असल में देखिए, ये कभी भी आवाम को नहीं ला सके, यानी ऐसा आदमी जो परेशान है, जो महंगाई से बेरोजगारी से परेशान है, उसको ये नहीं निकाल सके, क्योंकि एक तो ट्रस्ट नहीं था लोगों को, और ये था कि देखिए आप पहले भी डील करके बाहर भाग गए हैं, सर्दी बहाना है ये। हाँ जी, आपके सिवाय कारकुनों के, जिनके खुद मुझे खोकर बरादरान के ही बंदे ने बताया कि जनाब वो सबसे ज्यादा लोग हम लेकर गए थे, और वो जो फिर दिहाड़ी पर जिस तरह से लेकर जाते हैं लाहौर जलसों में, गुजरावाल जलसे में, पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करते रहे, और उसके बाद वो दिहाड़ी भी फिर नहीं मिलती, बाद में वो मिलते ही नहीं उन बेचारों को पैसे, वो भी उसके लिए मारे मारे फिर रहे फिर अगले जलसे में कम आते ही नहीं। तो ये तो हाल होता रहा है। तो इनकलाब और ये सब चीजें क्या, ये ऐसी ढकोसले थे, असल में अपने आप को बचाना था। वो देख लेना आज फजलुर रहमान साहब ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि जी हमें तो काफ लीग ने कहा था, हमें तो चौधरी बरादरान ने कहा था कि हम इस हुकूमत को गिरा देंगे मार्च में, तो हम इस पे धरना जो है ना हमने लपेट दिया, सर वापस आ गए थे। ये तो हमारा हाल है। वो जिस तरह बच्चा नहीं होता, वो हार जाए जब कहते नहीं, वो देखें जी उसने मुझे कहा था कि वो जो है ना वो अंपायर जो है मेरा साथ देगा, तो विकेट हमें मिलनी थी, वो बाद में अंपायर ही मुकर गया, हम क्या करें। वो हिसाब है कि आप तो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सके, तो अब आप जनाब कभी काफ लीग पर इल्जाम लगा दे, कभी किसी पर लगा दे। और फिर आप आजा साद रफीक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे आप देख लेंगे क्या हाल हो रहा है। जो तहरीक शुरू हुई थी जजेस को कि जी हम तुम पर जिंदगी तंग कर देंगे, ये कर देंगे, हम लोहे के चने हैं, तुम्हारे दांत टूट जाएंगे मिचवाने, उसके बाद फिर जनरल्स तक आई। अब हाल यह है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने ख्वाजा आसिफ के वो बिल्डिंग गिराने पर कहा है कि हम लिस्टें तैयार कर रहे हैं अफसरों की, जिसने ये सारा कुछ कर रहा है, तो बाज आ जाओ। यानी जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। ये चंद दिन तक खाक ग्रुपों तक आ जाएंगे कि जनाब तुम देख लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये जो तुम बता रहे हो कर रहे हो, ये अब खत्म हो रहा है। सदीक, ये जो पीडीएम अब लॉन्ग मार्च को छोड़कर आप देखेंगे ब्रॉडशीट वाले मामले को मुतनाज़ बना रही है, जस्टिस अजमत सईद की ज़ात पे भी बड़े हमले किए जा रहे हैं, ये मामला किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है आपको? देखें डॉक्टर साहब, जब अजमत सईद शेख साहब ने फैसला दिया था 20 अप्रैल का, उसके बाद मरियम साहिबा ने 8 ट्वीट किए थे। वो 8 ट्वीट जिनमें मरियम साहिबा ने जश्न मनाया था, इमरान खान को ताने दिए थे, कहा था कि हम कामयाब हो गए हैं। और ये अजमत सईद शेख साहब का जो फैसला था, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का वो पहला फैसला था जहाँ से रसगुल्ले खाने की रस्म का आगाज़ हुआ था। अहाता अदालत में रसगुल्ले खाने की रस्म का आगाज़ उनके फैसले के नतीजे में हुआ था। 20 अप्रैल का जो अजमत सईद शेख साहब का फैसला था, उस पर नून लीग ने रसगुल्ले खाए थे। नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, परवेज़ रशीद साहब, चौधरी निसार अली खान साहब, हनीफ अब्बासी साहब, इन तमाम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खड़े होकर रसगुल्ले खाए थे। इनके जो अरकान असम्बली थे, इनके जो वफाकी वज़रा थे, उन्होंने 3-3 रसगुल्ले अच्छे वाले जो थे वो इकट्ठे खाए थे। 3-3 रसगुल्ले, आप वो तस्वीरें भी उठा के देख लें, ज़बरदस्ती एक दूसरे के मुंह में वो ठोंसे गए थे रसगुल्ले। इतने ये खुश थे उस वक्त अजमत सईद शेख साहब के फैसले पर। जिस अजमत सईद शेख साहब को आज ये धमकियां दे रहे हैं, आज उनको कह रहे हैं कि ये तो बड़े बायस्ड हैं, ये तो जो है वो अच्छे जज नहीं है। तो मसला ये है, इनको पता है कि अजमत सईद शेख साहब जो पनामा केस सुन चुके हैं, वो इनका कच्चा चटा जानते हैं। अजमत सईद शेख साहब के मुझे रिमार्क्स याद आ रहे हैं, वैसे तो उनके दर्जनों रिमार्क्स हैं, किसी प्रोग्राम में बात कर लेंगे उन्होंने शरीफ खानदान के बारे में क्या क्या रिमार्क्स दिए थे। एक बार उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि हम जो भी आपको डॉक्यूमेंट आपसे पूछते हैं, आप अगली समात पे जो है वो तैयार करके ले आते हैं। ये ना हो कि हम किसी दिन आपसे टाइटैनिक का पूछें, उसके भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले आए। वो शरीफ खानदान का असल में कच्चा चटा जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। पनामा केस जिस जिस जज ने सुना हुआ है, उससे बेहतर शरीफ खानदान को कोई ना समझ सकता है, ना जान सकता है, ना पहचान सकता है। क्योंकि जो इन्होंने वाइट कॉलर क्राइम किया है, जिस अंदाज से इन्होंने करप्शन और लूटमार किया है, उन जजेस ने इनके करप्शन का अल्ट्रासाउंड किया हुआ है, पोस्टमार्टम किया हुआ है। वो इनका अंदर बाहर सारा कुछ देख चुके हैं और जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने तरीका वारदात अपनाया है इस करप्शन के लिए। इसलिए इनको खतरा है और खदशा है कि अगर अजमत सईद शेख साहब ने दुरुस्त अंदाज में चीज़ें की, और ये मैं भी आपको बता दूं, अजमत सईद शेख साहब के सामने अगर हुकूमती लोगों के नाम आएंगे, उनको भी वो स्पेयर नहीं करेंगे। इतने वो बेहतरीन और ज़बरदस्त जज हैं, वो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। आप देखेंगे जिस जिसका नाम आएगा उसको वो एक्सपोज करेंगे, और अगर जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी तो वो जिम्मेदारी भी फिक्स करेंगे उसके ऊपर। ठीक है जी, लास्ट कमेंट में सामा साहब आपका चाहूंगी, पीडीएम के लिए अगले जो 72 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं, इस सिचुएशन में, सूरत हाल में हुकूमत क्या सोच रही है?
हुकूमत पीडीएम के हवाले से मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब ने उस पर कुछ मीटिंग बुलानी, कुछ भी नहीं। यकीन करें, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। सिर्फ ये शहबाज गिल साहब के आप ट्वीट्स देखते रहेंगे, जिस तरह मरियम हा 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 करती थी, अब शहबाज गिल साहब करें हा हा हा, ये हो गया वो हो गया, ये उस लेवल तक बस जवाब वगैरह आते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं रहा। लेकिन ये चलता रहेगा, पीडीएम नाम अभी चलेगा काफी अरसा, लेकिन अब वो जो थ्रेट था या कुछ भी था वो खत्म हो गया। नाम ही काफी वाली बात अब नहीं रही है, बस ठीक है, चलता रहेगा। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।